हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सब लोगों को मेरी ओर से। मैं नवीन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। एक और मॉक टेस्ट में आपका वेलकम है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि जूनियर अकाउंटेंट जो भी राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला एग्ज़ाम है, उसके कुछ ही दिन रह गए हैं और बच्चों को चाहिए कि ऐसे मौके पर वो अपनी तैयारी को एग्जामाइन कर लें कि हमने कितना पढ़ा है और हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। बिल्कुल पेपर जैसा पेपर मैं आपको करवा रहा हूँ। 25 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे। आज के एग्ज़ाम में, आज का जो मॉक टेस्ट है उसमें मैं आपको लगभग 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कराऊंगा, यानी कि 29। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, आई एक्सपेक्ट, मैं उम्मीद करता हूं, टू गेट ए प्राइज, की प्राइज मिल जाएगा। द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज, यानी कि जो पार्ट अंडरलाइन किया गया है सेंटेंस का वो क्या है। पहला है एन एडजेक्टिव फ्रेज, एक एडजेक्टिव फ्रेज है। अ नाउन फ्रेज है, या फिर एक एडवर्ब फ्रेज है, या एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। सो हमें जो इसका करेक्ट आंसर है वो देखिए क्या बताना। आई एक्सपेक्ट, मैं उम्मीद करता हूं। अंडरलाइन पार्ट कौन सा है? ये वाला सेक्शन है। टू गेट, ओके मैं पेन थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। टू गेट अ प्राइज, ओके। तो जो अंडरलाइन पार्ट है वो हमें बताना है। ये क्या है? एन एडजेक्टिव फ्रेज है, नाउन फ्रेज है। सो जो करेक्ट आंसर है वो है इसका बी आंसर, नाउन फ्रेज। ये कैसे है? देखिए, जब भी आपको याद रखना एक चीज छोटी सी मैं बता दूं, सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर व्हाट का आंसर देता है तो वो जो वर्ड है वो हमारा नाउन फ्रेज कहलाएगा। याद रखना ही आपको, बहुत सिंपल सा है। ओके जैसे कि आई एक्सपेक्ट, मैं उम्मीद करता हूं। क्या उम्मीद करता हूं? व्हाट का आंसर कौन दे रहा है? टू गेट ए प्राइज, कि हमें एक प्राइज मिल जाएगा। जैसे कि देखिए, मैं कहता हूं आई वॉन्ट टू, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा, ठीक है, टू विन अ प्राइज। अब मैं एक प्राइज जीतना चाहता हूं। सबसे पहली चीज आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं। अब क्या चाहता हूं? टू विन अ प्राइज। तो ये कंप्लीट वर्ड व्हाट का आंसर दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा नाउन फ्रेज हो जाएगा। आंसर बी इज करेक्ट। ये बेसिक आइडेंटिफिकेशन आपको मैंने बताई है। इसके पीछे रीजन है भाई मेरा बताने का, ताकि आपको जो है ये आपके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन और आपके मार्क्स ना कटें। ओके, सो यू मे सिट, आप बैठ सकते हैं। वेन एवर यू लाइक, जब कभी आप पसंद करें इस चीज को। ओके, सो अंडरलाइन पार्ट है ये वाला, वेन एवर यू लाइक। ये क्या है? तो अ नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, या एडवर्ब फ्रेज है। ओके, तो देखिए, जब भी कोई सेंटेंस किससे शुरू हो? व्हेन से। सेंटेंस किससे शुरू हो? वेयर से। तो ये व्हेन और वेयर जो होते हैं, ये प्लेस को डिनोट करता है, व्हेन टाइम को डिनोट करता है। तो ये जो वर्ड है ये वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। दूसरी खास बात, तो ऐसा जो आगे वाला पार्ट होगा वो एडवर्ब होगा। क्या होगा? एडवर्ब होगा। रिमेंबर, तो यहां पर क्या हो जाएगा? एन एडवर्ब फ्रेज। सी आंसर इज करेक्ट। जब भी कोई सेंटेंस, याद रखिए, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, इससे शुरू होता है तो आगे वाला पार्ट ऑटोमेटिकली एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा या एडवर्ब क्लोज हो जाएगा। चूंकि क्लोज आपके सेंटेंस सिलेबस में है नहीं, तो हम फ्रेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ओके, जैसे कि देखिए, मैंने कहा शी में कम, वो आ सकती है। ओके, वेन एवर शी वॉन्ट्स, जब कभी वो इस चीज को चाहे। तो देखिए, ये जो हमारा पार्ट हो गया, ये किस चीज का काम कर रहा है? एडवर्ब का काम कर रहा है। ओके, वेन एवर से सेंटेंस शुरू हो रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, ही मैट ए गर्ल, वो एक लड़की से मिला, विद ब्लू आइज, जिसकी नीली आंखें थी। ये अंडरलाइन पार्ट क्या है? देखिए जरा, ही मैट ए गर्ल, किससे मिला? लड़की से। लड़की की खास बात क्या है? कि उसकी आंखें कैसी थी? नीली आंखें थी। तो यहाँ पर जो गर्ल है वो क्या है? हमारा नाउन है। और ब्लू आइज किस चीज का काम कर रहा है? लड़की की विशेषता बता रहा है। तो ये जो पार्ट हो गया, ये क्या हो गया? हमारा एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। आंसर ए इज करेक्ट, क्योंकि लड़की की विशेषता बता रहा है। ऑलवेज रिमेंबर इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइएगा। यस, प्रीचर एक वर्ड लिखा गया। प्रीचर का मतलब होता है उपदेश देने वाला। ओके, सो विच वर्ड इज सफिक्स? इस वर्ड में आपको ये बताना है कि सफिक्स कौन सा है। ओके, देखो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सफिक्स और प्रीफिक्स में क्या फर्क होता है। प्रीफिक्स जो होता है वो पहले यूज होता है। सफिक्स जो होता है भाई वो कहाँ यूज होता है? बाद में यूज होता है। तो देखिए, प्रीच, बेसिक वर्ड क्या है? प्रीच, PREACH। प्रीच का मतलब होता है उपदेश देना। ठीक है, अच्छा, किसी भी वर्ड के साथ आप ER लगा दोगे तो इसका मतलब हो जाएगा उस काम को करने वाला। जैसे कि टीच, ठीक है, इसके साथ ER लगा दिया, मतलब पढ़ाने वाला। डू, करना, डूअर, करने वाला। प्ले, खेलना, प्लेयर, खेलने वाला। सिंग, गाना, सिंगर, गाने वाला। राइट,
लिखना, राइटर लिखने वाला, देखिए हो गया ना। तो ये जो ER वर्ड यूज किया है ये हमारा क्या है, सफिक्स है। क्या है ये, सफिक्स। क्यों, ये सेंटेंस के लास्ट में यूज हो, सॉरी वर्ड के लास्ट में यूज हो रहा है, तो हमें क्या बताना है, सफिक्स बताना है। तो सफिक्स क्या हो जाएगा, प्री गलत, ईच गलत, ई आंसर इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। ER हमारा क्या हो गया, सफिक्स हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग नेगेटिव सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव। आपको नेगेटिव को अफर्मेटिव में बदलना है, और इसकी खास बात क्या है कि इसका मीनिंग चेंज नहीं करना है। ये आपका जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। तो भाई मेरे, आपको ये खास चीज़ ध्यान रखनी है ट्रांसफॉर्मेशन की। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं करना होता, सिर्फ उसका पॉजिटिव से नेगेटिव बनाना होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना होता है। ओके, सो देखिए, नोबडी वाज एब्सेंट, कोई एब्सेंट नहीं था, इसका मतलब सभी प्रेजेंट थे। हमें क्या करना है, इसका हमें इसका कैसा सेंटेंस बनाना है, अफर्मेटिव बनाना है, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि हमें नोट जो वर्ड दिया गया उसको हटाना है। चलो ठीक है, तो नोबडी वाज प्रेजेंट, हर कोई प्रेजेंट नहीं था, इसका मतलब एब्सेंट, ये तो गलत हो गया। एवरीबडी वाज एब्सेंट, हर कोई एब्सेंट था, ये भी गलत हो गया। एवरीबडी वाज प्रेजेंट, हर कोई प्रेजेंट था। नोबडी वाज एब्सेंट, कोई एब्सेंट नहीं था, कोई एब्सेंट नहीं था, इसका मतलब हर कोई प्रेजेंट था। तो इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो नेगेटिव से अफर्मेटिव में क्या हो जाएगा, सी आंसर इज करेक्ट, यानी कि एवरीबडी वाज प्रेजेंट। ओके, याद रखेंगे, ठीक है। हो सकता है एग्जाम में ऐसा भी आ जाए कि एवरीबडी वाज प्रेजेंट, इसका नेगेटिव बनाओ तो क्या हो जाएगा, नोबडी वाज एब्सेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन में अगला क्वेश्चन आता है, ही डिड नॉट लिव मैनी ईयर्स इन इंडिया। वो भारत में बहुत सालों तक नहीं रहा, इसका मतलब क्या है कि वो भारत में बहुत लंबे टाइम नहीं रहा। ठीक है, हमें इसका अफर्मेटिव बनाना है। ही लिव्ड अ फ्यू ईयर्स इन इंडिया, ही लिव्ड मैनी ईयर्स इन इंडिया, सॉरी ये लिव्ड कर लेंगे, लिव्ड मैनी ईयर्स। ही डिड नॉट लिव, तो लिव्ड मैनी ईयर्स तो गलत हो जाएगा। ही लिव्ड फ्यू ईयर्स इन इंडिया, ये भी गलत है। फ्यू ईयर्स का मतलब तो बिल्कुल ही नहीं रहा, नहीं, गलत। ही लिव्ड अ फ्यू ईयर्स इन इंडिया, ए आंसर इज करेक्ट। क्यों, मैनी, मैनी मतलब बहुत सारा, लेकिन नोट आ गया, मतलब बहुत सारे सालों तक वो नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या है, कुछ टाइम के लिए वो रहा। तो भाई मेरे, कुछ टाइम की बात हो रही है ना, कुछ टाइम के लिए किसका यूज करेंगे, अ फ्यू का यूज करेंगे, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अ फ्यू ईयर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डैश केयर कुड हैव प्रिवेंटेड दिस एक्सीडेंट, इस एक्सीडेंट को बचा सकता था। क्या बचा सकता था, लिटिल केयर, थोड़ी सी सावधानी, अ लिटिल केयर, द लिटिल, द लिटिल मतलब जितनी भी सावधानी है सारी, अ लिटिल माने थोड़ी सी, और लिटिल का मतलब बिल्कुल ही नहीं। तो आंसर क्या होगा, आंसर इज लिटिल तो रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि बिल्कुल ही नहीं, लिटिल मतलब तो ऑलमोस्ट नेगेटिव हो जाता है भाई मेरे। आंसर क्या हो जाएगा, आ लिटिल केयर। आ लिटिल केयर किस चीज को डिनोट कर रहा है, पॉजिटिविटी को डिनोट कर रहा है। आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ी सी सावधानी, तो हम बोलेंगे आ लिटिल केयर। ओके, कुड हैव प्रिवेंटेड, रोक सकता था, दिस एक्सीडेंट, इस एक्सीडेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ही इज टॉलर देन बॉय इन माई क्लास, ही इज टॉलर देन बॉय इन माई क्लास। हमें ऑप्शन भरना है एनी, ओके, एनी वन, एनी अदर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पहला ऑप्शन भरेंगे ही इज टॉलर देन एनी बॉय। एनी बॉय का मतलब क्या है, ही इज टॉलर देन, वो किसी भी लड़के से लंबा है, इसका मतलब हो जाएगा वो खुद से भी लंबा है। तो खुद से भी लंबा है तो भैया ये कैसा कंपैरिजन है, ये गलत हो गया। ओके, ठीक है। एनीवन, एनीवन का मतलब भी क्या होता है, किसी से भी, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। एनीवन अपने आप में कंप्लीट वर्ड है, तो बॉय के साथ यूज नहीं होगा, ये गलत हो गया। हाँ, एनी अदर, एनी अदर का मतलब क्या समझिए, ही इज टॉलर देन, वो लंबा है, एनी अदर बॉय इन माई क्लास, मेरी क्लास में किसी भी दूसरे लड़के से वो लंबा है, यानी कि खुद को छोड़कर जितने भी लड़के हैं उन सबसे वो लंबा है। तो दैट इज एनी अदर इज करेक्ट आंसर, सी आंसर इज योर करेक्ट ऑप्शन, एनी अदर। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये याद रखनी है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि यहां पर कंपैरेटिव डिग्री को हमने बॉय इन माई क्लास सुपरलेटिव की सेंस में यूज किया है। जब भी कंपैरेटिव डिग्री सुपरलेटिव की फॉर्म में यूज हो, उसके सेंस में यूज हो, तो इन जनरल देन के बाद हम एनी अदर का यूज करते हैं। ओके,
याद रखिएगा। तो सी आंसर इज करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ही स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स, वो 5 घंटे से सो रहा है। सिंस और फॉर, दो चीजें आ गई। देखिए फॉर 5 आवर्स, बहुत कॉमन सेंस इस सेंटेंस में याद रखनी है कि जब भी सेंटेंस में सिंस फॉर के साथ टाइम आ जाए तो वहां पर हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भरना है। ओके तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? हैज बीन, बिल्कुल सही है, या हैव बीन, दोनों सही हैं। आप चाहें तो हैड बीन भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक है। तो देखिए फॉर 5 आवर्स, अब चूंकि ऑप्शन में इज गलत है, विल बी गलत है, वॉज गलत है, हमें क्या देखना है? हैज बीन कहां पर है? ये रहा डी आंसर। क्लियर है? ओके जरूरी नहीं है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आए, नहीं, कई बार नहीं लिखेगा, तो भी यह ध्यान रखना है कि आगे टाइम दिया गया है या नहीं। अगर टाइम है साथ में सिंस 4 है तो वहां पर आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस ही भरना है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम में वैसा क्वेश्चन दे सकता है, फॉर एग्जाम्पल ही डैश इल फॉर 3 days। अब यहां पर तो इसने कोई वर्ब नहीं दी, ऑप्शन में दे देगा इज, विल बी, वॉज या हैज बीन, तो आंसर क्या हो जाएगा? हैज बीन। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फॉर 3 days आ रहा है, 3 दिन आ रहा है। टाइम जब भी आए, जब भी सिंस 4 के साथ टाइम दिया गया हो तो हमेशा याद रखना हम किसका यूज करेंगे? हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आई एम प्लेइंग टेनिस, मैं टेनिस खेल रहा हूं, टुमारो, अच्छा, अनलेस, ओके, कल मैं टेनिस खेल रहा हूं, अनलेस, कब तक? जब तक कि बारिश नहीं होती है। बारिश नहीं होती है तब तक मैं टेनिस खेल रहा हूं, आप ये समझ लेना। कंडीशनल सेंटेंस है, अनलेस अनटिल के बाद इन जनरल पहली चीज याद रखनी है विल शैल का यूज नहीं होगा। ओके अच्छा, दूसरी बात क्या है? अनलेस और जो अनटिल वर्ड है इसके साथ डू और डज का यूज नहीं होगा। आप हमेशा याद रखिएगा अनलेस अनटिल जो वर्ड हैं ये ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है और नेगेटिव वर्ड के साथ हम लोग कभी भी डू नॉट या डज नॉट का यूज नहीं करेंगे। ओके तो देखिए अनलेस आ गया, ये वाला गलत है, मे का यूज गलत है, ये सेंटेंस किसको डिनोट कर रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट को। ए आंसर इज करेक्ट। अनलेस, अनटिल, ठीक है, आफ्टर, व्हेन, इफ, इन जनरल इन सेंटेंस इन वर्ड्स के बाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है? ए। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये वर्ड कंडीशन को डिनोट करते हैं। खासतौर पर प्रेजेंट यूज तब हो जाता है जब सेकंड पार्ट में कोई भी फ्यूचर को डिनोट करने वाली कंडीशन दी गई हो। तो यहाँ पर फ्यूचर को डिनोट कर रहा है कि मैं कल टेनिस खेल रहा हूँ और कब तक खेल रहा हूँ? जब तक कि बारिश नहीं हो जाती है, तो दैट इज फ्यूचर। सेकंड पार्ट बारिश नहीं हो जाती है, तो हियर ए आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो, ही पेड हिज डेप्ट्स, ये स्पेलिंग ठीक कर लेंगे, डेफ्ट नहीं है ये डेप्ट, डेप्ट बीच में खालिस्तान दिया गया है, ये लीजिए। टू द लास्ट पेनी, उसने अपना सारा कर्ज उतारा, और कब तक उतारा? लास्ट मोमेंट तक उसने अपना कर्ज जो है वो उतार दिया। तो देखिए पेड डाउन मतलब नीचे आना, गलत है। पेड ओवर कोई वर्ड नहीं है, ये फल्प नहीं है, फुल है ये, ठीक है। और फुल्ली, लास्ट में 2 वर्ड बचे, फुल और फुल्ली। तो देखिए इसमें आंसर क्या हो सकता है? यस देखेंगे जरा हम, ही पेड हिज डेप्ट्स, उसने अपना डेप्ट पे कर दिया, ठीक है। टू द लास्ट पेनी, इसका मतलब होता है उसने अपना जो कर्ज है वो पूरी तरह से उतारा, यही कहना चाह रहा है। पे किया, पे क्या है? वर्ब, ठीक है। और वर्ब को जो वर्ड मॉडिफाई करता है वो क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। तो हमें क्या करना है? फुल, तो फुल तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। बात किसकी हो रही है? पेड की, कर्ज की, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फुल्ली। डी आंसर इज करेक्ट, योर करेक्ट आंसर। ओके क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, देखेंगे जरा। डेवलपिंग, यस, इसको डेवलपिंग इन अ डाइवर्स कंट्री रिक्वायर्स डिटेल्ड प्लानिंग, ठीक है। ब्लैंक है, डेवलपिंग यानी कि डेवलप करना, यहां पर खालिस्तान दिया हुआ है। इन अ डाइवर्स कंट्री, एक विभिन्नताओं वाले देश में, रिक्वायर्स उसे जरूरत है किस चीज की? एक डिटेल्ड प्लानिंग की, एक बहुत अच्छी प्लानिंग की जरूरत है। हमें डेवलप क्या करना है? क्या करना है? पॉवर्टी, गरीबी को डेवलप करेंगे, गलत है।
ग्रोथ, ग्रोथ और डेवलपिंग तो एक ही वर्ड है, ये भी गलत है। तो क्या डेवलप करना है? इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके लिए हमें प्लानिंग की जरूरत है। तो आंसर ए इज करेक्ट, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को ही डेवलप करते हैं ना, और किस चीज को करेंगे? गरीबी को डेवलप थोड़े करेंगे, गरीबी तो डेवलप थोड़े होती है, वो तो स्प्रेड होती है, नेगेटिव वर्ड है। तो वो करने के लिए हमें प्लानिंग की जरूरत नहीं है, वो तो आप कुछ भी गलत कीजिए वैसे ही हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे वर्ड्स को एकदम जो करंट एग्जाम का ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग आपका पेपर मैंने बनाया है, ताकि आप लोगों को वही पैटर्न मिले जो एक्चुअल में एग्जाम का रिक्वायरमेंट आ रहा है। ओके, देखेंगे जरा। राइट योर नेम, अपने नाम को लिखें कैसे? डैश द टॉप ऑफ द पेज, पेज के टॉप पर। फिक्स प्रपोजिशन है, एट द टॉप ऑफ द पेज, ठीक है, विद नहीं होगा, इन पेज के अंदर नहीं, टॉप, टॉप का मतलब क्या है? ऊपर, तो किसका यूज हो जाएगा? एट का यूज हो जाएगा। ए आंसर इज करेक्ट, at the top of the page. Okay, next देखेंगे, write your name at the top of the page. सोहन इज स्टडिंग द यूनिवर्सिटी, सोहन जो है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही है। इसके लिए किसका यूज होगा? स्टडिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, ये तो गलत है। स्टडिंग ऑन, यूनिवर्सिटी में कैसे पढ़ सकता है? इन भी नहीं, स्टडिंग एट द यूनिवर्सिटी। कुछ प्रपोजिशंस होती हैं, जैसे कि देखिए, इंपॉर्टेंट है, आपके काम आ सकता है। एट का यूज करेंगे कब? जब आप किसी मीटिंग की बात करते हो, किसी पार्टी की बात करते हो, फंक्शन की बात करते हो, एट का यूज हो जाएगा। तो यूनिवर्सिटी है, ये लीजिए, यूनिवर्सिटी के साथ किसका यूज होगा? एट का। याद कर सकते हैं भाई, रट्टा मार सकते हैं। अब इसमें ये तो है नहीं कि समझना है कि सर पार्टी के साथ ऐड कैसे लगेगा, वो फिक्स प्रपोजिशन का काम कर रहा है, तो मैं भी इतना ही कर सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ कि पार्टी के साथ ऐड का यूज होगा। क्लियर है? आगे देखेंगे। इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके एग्जाम में आए थे, दो चार क्वेश्चंस इडियम्स और फ्रेजेस के भी कर लेते हैं। हैव एन एक्स टू ग्राइंड, हैव एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब क्या होता है? एक ऐसा आदमी जिसे अपना मतलब निकालना हो, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं भाई मेरे स्वार्थी आदमी, ठीक है। जैसे कि आपका कोई दोस्त है, आपसे मिलने आया, मीठी मीठी बातें कर रहा था, उसको क्या कहोगे? इसको कोई ना कोई मतलब है। इंग्लिश में बोलो, ही हैज़ एन एक्स टू ग्राइंड, अपना मतलब निकालना। ऑप्शन कहाँ पर है? टू हैव अ सेल्फिश एम और मोटिव, सी आंसर इज करेक्ट। टू हैव अ सेल्फिश यानी कि मतलबी आदमी। बाइट द बुलेट, ईडियम है। बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है? बुलेट को चाटना। अब बुलेट को आप चाटोगे तो कैसा लगेगा? मीठी होती है, चॉकलेट की तरह लगी हुई है, नहीं, गंदा लगेगा, टेस्ट बेकार हो जाएगा। तो आंसर इज टू एक्सेप्ट समथिंग अनप्लेजेंट, टू बी एंग्री, टू बी हैप्पी, टू बी एनर्जेटिक। ए आंसर इज करेक्ट। टू एक्सेप्ट समथिंग अनप्लेजेंट, किसी ऐसी चीज को एक्सेप्ट करना जो अनप्लेजेंट हो, जो बढ़िया ना हो। ए ऑप्शन इज करेक्ट। लाफिंग स्टॉक, लाफिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? लाफिंग स्टॉक, लाफिंग स्टॉक, लाफिंग का मतलब हंसने वाला, स्टॉक का मतलब जिस पर लोग हंसें। ओके, कईयों का देखा होगा आपने, बातचीत करने का तरीका ऐसा होता है कि ऑटोमेटिक लोग उन पर हंसने लग जाते हैं। कईयों का बिहेव ऐसा होता है, लोग उन पर हंसने लग जाते हैं। कईयों की फिजिक ऐसी होती है, फिगर ऐसा होता है कि लोग उन पर हंसने लग जाते हैं। तो टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट नहीं, समवन हु डज समथिंग वेरी स्टूपिड एंड इज मेड फन ऑफ। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। कोई आदमी इसे अजीब ढंग से काम को करता है कि लोग उस पर हंसने लग जाते हैं, इज कॉल्ड लाफिंग स्टॉक। भाई बिल्कुल क्लियर, याद रखना, ठीक है। अ हॉट पोटैटो, एक गरम आलू। ओके, गरम आलू क्या होता है? अब गरम आलू, गरम आलू का मतलब पता क्या होता है? एक ऐसा आदमी, अब गरम आलू को आप हाथ में लेंगे तो हाथ में लेने पर कैसा लगेगा? मजा आएगा? नहीं नहीं, हाथ में लेना मुश्किल हो जाएगा, हाथ जला देगा वो। तो यानी कि एक ऐसा आदमी जिसको डील करना बड़ा मुश्किल हो, हॉट पोटैटो बोलते हैं उसको। समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू डील विथ, दैट इज आंसर। सो सी आंसर इज करेक्ट। ओके, समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू डील विद। क्वेश्चन नंबर 18, 19 पे आइएगा, देखते हैं क्या कह रहा है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल माने सेब, डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब झगड़ा, यानी कि झगड़े वाला सेब, यानी कि वो सेब जिस पर झगड़ा हो रहा है। इसका मतलब क्या है? जैसे कोई पूछे भाई क्यों झगड़ रहे हो? भाई सेब के लिए झगड़ रहे हैं। इसका मतलब जो झगड़ा है उसकी वजह कौन है? सेब है, यानी कि झगड़े की जड़ कौन है? तो आंसर क्या हो जाएगा? कोज ऑफ ट्रबल। स्पेलिंग ठीक कर लेंगे, TROUBLE, टर्बल। ए आंसर इज करेक्ट, कॉज ऑफ टर्बल, झगड़े की जड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे आएंगे।
फाइंड एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आपको गलती बतानी है जो सेंटेंस आपके सामने है उनमें। गेस्ट इज अनवेलकम, एक मेहमान का स्वागत बहुत लंबे समय तक नहीं किया जाता। व्हेन ही स्टेज टू लॉन्ग, जब वो अगर बहुत लंबा अपने घर में ठहर जाए तो किसी के भी देखा होगा ना, मेहमान एक दिन आया बहुत बढ़िया है, 2 दिन आया कम बढ़िया है, तीसरे दिन बिल्कुल बढ़िया नहीं, और चौथे दिन भैया आप चले जाइए यहाँ से। ओके, सो मेहमान कोई भी हो। ओके, तो ऐसा सेंटेंस जिसमें आप किसी पर्सन के लिए ये कहना चाहते हैं कोई भी हो, आप एक कॉमन सेंस की बात करते हैं, तो वहां पर हमेशा याद रखना उस नाउन के साथ आर्टिकल ए या एन का यूज होगा। तो यहाँ पर जो गेस्ट है वो सभी की बात हो रही है, किसी स्पेशल गेस्ट की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा ए। गेस्ट के साथ हम किसका यूज करेंगे, अ गेस्ट इज अनवेलकम व्हेन ही स्टेज टू लॉन्ग। ओके, जैसे कि अ बॉय इज समटाइम्स कंसिडर्ड स्टूपिड इफ ही लाफ्स विदाउट एनी लॉजिक, बिना बेवजह कोई लड़का हंसता है, कोई लड़का, कोई लड़की, कोई आदमी, कोई औरत, कुछ भी हमें बोलना हो, ऐसा जब हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की बात ना करके सबकी बात करते हैं, तो वहां पर हम इन जनरल आर्टिकल के साथ ए या एन, सॉरी नाउन के साथ ए या एन का यूज करते हैं। ओके, तो दैट इज अ गेस्ट इज अनवेलकम। क्वेश्चन 21 बड़ा अच्छा है, देखेंगे जरा। हिज फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर हैज कम, उसका दोस्त और उसका बेनिफैक्टर आ चुके हैं हमारे पास। समझ में आया? देखिए, 2 सब्जेक्ट हैं, कौन कौन है, एक तो फ्रेंड है, दूसरा कौन है, बेनिफैक्टर है। दोनों को किससे जोड़ा जा रहा है, एंड से। पहले के साथ किसका यूज हो रहा है, पजेसिव एडजेक्टिव, यानी कि जो उसका फ्रेंड है वही उसका बेनिफैक्टर है। तो दोनों आदमी एक ही हैं, एक ही हैं। तो वर्ब कैसे यूज होगी, सिंगुलर। हैज सिंगुलर सही है होता तो गलत होता। कम, केम, कम वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी सही है, सेंटेंस नो एरर है, डी आंसर इज करेक्ट। जब आप एग्जाम देना जाते हैं तो आमतौर पर बच्चों की आदत होती है कि तुक्का मारें, तो 1-2 क्वेश्चन वो ऐसे भी देता है जो बिल्कुल सही होते हैं। तो थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि कहीं इसमें नो एरर का ऑप्शन तो नहीं है, जैसा कि ये क्वेश्चन आया। नेक्स्ट देखेंगे, आइदर यू और आई आर मिस्टेकन, या तो तुम गलती में हो या मैं हूं, हम दोनों में से कोई एक है। आइदर और का मतलब ही क्या होता है, या तो ये काम तुमने किया है या मैंने किया है, तो दैट केस में हम आइदर और का यूज करते हैं। अच्छा, आइदर और की एक दूसरी कंडीशन क्या होती है कि जब भी 2 सब्जेक्ट को हम आइदर और से जोड़ते हैं, तो जो वर्ब यूज होती है वो हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है। ओके, सेकंड सब्जेक्ट देखो, आइदर और ये है। 2 सब्जेक्ट कौन कौन है, यू और आई। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज होगी, आइदर और से जोड़ा गया है। यहां पर हो सकता है नाइदर नोर भी हो। जब भी 2 सब्जेक्ट, याद रखना, नाइदर नोर से जोड़े जाएं, आइदर और से जोड़े जाएं, तो वर्ब हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगी। सेकंड कौन है, आई। आई के अकॉर्डिंग यहां क्या आ जाएगा, आर की जगह एम, मिस्टेक। ओके, तो जो हमारा आंसर है वो बी ऑप्शन इज आवर आंसर। ठीक है, कुछ एक वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे कि जब हम किसी सब्जेक्ट को, 2 सब्जेक्ट को टुगेदर विथ, अलोंग विथ, एज वेल एज या विथ से जोड़ दें, तो जो वर्ब यूज होगी वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगी। मान लीजिए ये 2 सब्जेक्ट हैं, तो जो वर्ब यूज होगी वो पहले के अकॉर्डिंग यहां पर यूज हो जाएगी। ओके, नाइदर नोर से जोड़ रहे हैं तो सेकंड के अकॉर्डिंग यूज होगी। क्लियर है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाते हैं, वो देखेंगे क्या है। ईच ऑफ दीज सब्सटेंसेस आर फाउंड इन इंडिया, इनमें से हर एक जो चीज़ है वो भारत में पाई जाती है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे अच्छे आपके एग्जाम में स्पेशली मेंशन किया गया कि हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सवाल पूछेंगे। तो हम लोग सारे कॉन्सेप्ट कवर करते हुए चल रहे हैं मॉक टेस्ट के थ्रू, ताकि आप एक बार रिवाइज कर लें उन चीज़ों को। ओके, तो देखिए, ईच ऑफ एक वर्ड यूज होता है, दूसरा वर्ड यूज होता है वन ऑफ, तीसरा वर्ड यूज होता है आइदर ऑफ, एक वर्ड यूज होता है नन ऑफ। इन सब के बाद ओके, हमेशा याद रखिएगा सब्जेक्ट या नाउन प्लूरल आएगा। ये देखिए, सब्सटेंसेस प्लूरल है, और जो वर्ब यूज होगी वो सिंगुलर यूज होगी। कैसे यूज होगी, सिंगुलर। तो ईच ऑफ आ गया, सिंगुलर वर्ब का मतलब क्या है, इज का यूज हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ओके भाई, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो भाई, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। हु डू यू विश टू सी, आप किसको मिलना चाहते हो,
यही कहना चाह रहे हैं ना, किससे मिलना चाहते हो। तो देखो इंग्लिश में 2 वर्ड यूज होते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक वर्ड यूज हुआ, बेसिकली मैं 2 ही बता रहा हूं, हु और होम। ओके, हु और होम। देखिए अगर हु का यूज हमेशा याद रखना सेंटेंस के शुरू में यूज होता है। कब? ये 2 तरीके से यूज होंगे, सेंटेंस के शुरू में और एक सेंटेंस के बीच में। अगर सेंटेंस के बीच में यूज हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं 2 वर्ड के लिए रिलेटिव प्रोनाउन। अगर ये सेंटेंस के शुरू में यूज हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन, सवाल पूछने का काम करता है। ओके, अगर हु का यूज सेंटेंस के बीच में हो रहा है, हु, तो इसका मतलब हो जाएगा जो कि। आई सो ए बॉय, मैंने एक लड़का देखा, हु वॉज प्लेइंग, जो खेल रहा था, जो खेल रहा था, ये लीजिए। ठीक है, अगर इसी हु का यूज सेंटेंस के शुरू में होता है तो इसका मतलब होता है कौन। क्या होता है? कौन। जैसे हु इज प्लेइंग, कौन खेल रहा है, हु इज लाफिंग, कौन हंस रहा है, ये दोनों सही हैं। अब बात आती है हुम की। हुम का यूज अगर हम मान लीजिए सेंटेंस के शुरू में करते हैं तो हुम का मतलब होता है किसको। इसका मतलब क्या हो जाएगा? किसको। ओके, अच्छा, हुम का यूज अगर सेंटेंस के बीच में करते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा जिसको, जिसको। ओके, जैसे कि अमित इज द बॉय, अमित एक लड़का है जिसको मैं पढ़ाता हूं, तो मैं बोलूंगा हुम आई टीच, जिसको मैं पढ़ाता हूं। ठीक है, तुम किसको मिलना चाहते हो, सेंटेंस के शुरू में यूज हो गया। डू यू वॉन्ट टू विश टू सी, तुम किसको मिलना चाहते हो, किसको। तो किसको का मतलब क्या हो जाएगा? हो की जगह जल्दी बताइएगा, हुम का यूज हो जाएगा। ये लीजिए, दिस वन इज करेक्ट, दिस वन इज करेक्ट। क्लियर है? आगे चलते हैं। वी हैव ऑर्डर्ड फॉर 3 कप्स ऑफ कॉफी, हमने 3 कप कॉफी जो है उन्हें ऑर्डर कर दिए हैं। इसमें देखिए वी हैव ऑर्डर्ड, हैज हैव का यूज हो गया, वी हैव, ये ठीक है, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो गई। अब ऑर्डर, मैं आपको ये चीज करवा देता हूं, आस्क, टेल, टीच, लव, अटैक। भाई मेरे, ये ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ हम किसी प्रपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, नो प्रपोजिशन। ऑर्डर वर्ड आ गया, ऑर्डर के साथ प्रपोजिशन का यूज होगा? नहीं होगा। वी हैव ऑर्डर्ड 3 कप्स ऑफ कॉफी। भाई भूलना नहीं है, कभी ये सोचो कि नहीं हो गया, ऑर्डर के साथ फॉर का यूज नहीं होगा। बी ऑप्शन इज योर आंसर। आपको गलती ढूंढनी है, गलती बी पार्ट में है। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं, फाइंड द करेक्ट सिनोनिम्स। भाई सिनोनिम्स तो याद जरूर कर लें, मैं वीडियो भी बनाऊंगा, सिनोनिम्स देखें, मॉक टेस्ट भी आते रहेंगे, सिनोनिम्स के वीडियो भी आते रहेंगे। ओके, सो देयर आर प्लेंटी ऑफ स्टूडेंट्स अनएक्शियस फॉर वर्क। प्लेंटी ऑफ का मतलब क्या? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो किस चीज के लिए हैं? अनएक्शियस हैं, काम को किस चीज के लिए? काम के लिए। तो अनएक्शियस का मतलब क्या होता है? किसी चीज के लिए उत्साहित होना, किसी चीज के लिए चिंतित होना। ठीक है, तो आंसर इज सिनोनिम बताना। इनडिफरेंट का मतलब तो होता है उदासीन, जिसको किसी चीज में कोई मतलब नहीं है। ओबीडियंट मतलब होता है आज्ञा पालन करने वाला। कंपोज का मतलब शांत, ईगर का मतलब उत्साहित। ए आंसर इज करेक्ट। अनएक्शियस का जो सिनोनिम हम यहां पर बनाएंगे वो क्या बनाएंगे? ईगर बनाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, वी कॉट हिम, हमने उसे पकड़ लिया। इवेस ड्रॉपिंग आउटसाइड द विंडो, खिड़की के बाहर। इवेस ड्रॉपर का मतलब क्या होता है? इवेस ड्रॉपिंग का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग कामली, चुपचाप देखते हुए, नहीं। टॉकिंग लाउडली, जोर से बोलते हुए, नहीं। तो क्या होता है? इवेस ड्रॉपर का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो आपकी बातों को चोरी चुप पे सुनता हो, खिड़की के बाहर कान लगा के। ठीक है, सो है क्या कहीं ऑप्शन? ये ना लिसनिंग सीक्रेटली। दिस इज डी आंसर इज करेक्ट। अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं भाई, देखो याद करें, जितना हम यहाँ करवा सकते हैं उतना करवा रहे हैं। द लोकल पीपल आर हॉस्पिटेबल टू स्ट्रेंजर्स, जो सामान्य जो लोकल आदमी होते हैं वो स्ट्रेंजर्स को लेकर बड़ा हॉस्पिटेबल होते हैं। हॉस्पिटेबल का मतलब होता है उनको वेलकम करने वाले होते हैं। हॉस्पिटेलिटी नहीं बोलते, हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए तो हम उसकी हॉस्पिटेलिटी करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। तो कॉर्डियल माने सामान्य। सरली का मतलब होता है रूखा, बदतमीज किस्म का आदमी, उसको सरली बोलते हैं। फ्रॉस्टी का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा ठंडा, यानी कि एक तरीके से गुस्सेल हो सकता है। डिस्टेंट भी गलत है, कॉर्डियल आंसर इज करेक्ट। हमें सिनोनिम बताना है, तो देखिए हॉस्पिटेबल का सिनोनिम क्या हो जाएगा? कॉर्डियल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
आज का लास्ट है, मोहन हैज मर्क्यूरियल टेम्परामेंट। मर्क्यूरियल का मतलब पता है क्या होता है? मर्क्यूरियल का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो आप कह सकते हैं जिसको एक तरीके से बड़े चंचल स्वभाव का हो। ओके, तो दैट इज कॉल्ड मर्क्यूरियल। तो देखिए, एग्रीएबल माने सहमत हो जाए, रथलेस का मतलब निर्दयी, प्लेजेंट का मतलब सुहाना, बहुत ही अच्छा, और वॉलेटाइल का मतलब होता है जो जल्दी जल्दी चेंज हो जाए। तो बी आंसर इज करेक्ट ऑप्शन। मर्क्यूरियल का जो सिनोनिम है वो वॉलेटाइल हो जाएगा, एक ऐसा आदमी जो जल्दी जल्दी चेंज होता हो। सो ठीक है, 29 क्वेश्चंस, वैसे 25 आपके एग्जाम में आएंगे। मैंने 4 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा कराए ताकि आपकी और थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। 4 वकैब के ही क्वेश्चन थे, हमने ऐड कर दिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। सो ओके, बाय, टेक केयर, और प्लीज शेयर सब्सक्राइब करो भाई, हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़े। बाय।